नमस्कार मित्रों, कैसे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा की ज़रूरत क्यों पड़ी, संविधान सभा की मांग कब कब उठी, संविधान सभा कैसे बना। कुछ बातें अधूरी रह गई थी और आज के इस लेक्चर में संविधान सभा की वह उन छूटी हुई बातों की भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रमुख समितियों उनकी चर्चा होगी, अंतरिम मंत्रिमंडल का चर्चा होगा। और आज के इस वीडियो के साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास जो चल रहा था टॉपिक, वो समाप्त होगा। अगले वीडियो से हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना के साथ के बाद एक एक भाग को भाग 1 भाग 2 इस तरीके से देखेंगे। तो एक बार आज फिर से पूरा टॉपिक इसको रिकॉल कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें मिस हो गई थी, उसको भी आज देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार कि संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले क्यों पड़ी आवश्यकता। आप जानते हैं कि जब इस बात की घोषणा ब्रिटिश सरकार के द्वारा कर दी जाती है कि भारत अब आज़ाद है, एक स्वायत्त देश होगा, तो हमारे सामने चुनौती होती है हमारे अपने नियमों की, जिसके आधार पे हम अपने देश का संचालन कर सकते। ऐसे नियमों की हमें आवश्यकता थी। तो उसके लिए अन्य देशों की बात हमें भी अपनी एक नियमावली चाहिए थी, जिस नियमावली को हम संवैधानिक भाषा में संविधान कहते हैं। उसको बनाने के लिए लोगों के मत की आवश्यकता होती, लोगों की सहमति की आवश्यकता होती, और उस सहमति और मत के लिए जो एक यूनियन बनता, जो एक ग्रुप बनता, उस ग्रुप को कलेक्ट करने की आवश्यकता थी। पारदर्शिता बरती जाए, इसलिए ऐसा ना हो कि कोई अपने जान पहचान या सगे संबंधियों को ले लेता। बार बार कुछ ब्रिटिश सरकार के द्वारा नए नए प्रारूप प्रस्तुत किए गए, आप इस तरीके से संविधान सभा बनाइए, आप इस तरीके से बनाइए। हालांकि 1-2 संविधान सभाओं को भारतीयों ने ठुकरा भी दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, छोड़ दिया। और इस प्रकार से एट लास्ट 1946 23 मार्च 1946 को जब आपका कैबिनेट मिशन भारत आता है, तब जाके उसके प्रस्ताव पे भारतीयों की भी सहमति बनती है और उस प्रस्ताव के अंतर्गत दिए गए बिंदुवार के तरीके से उसके नियमों के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है। तो एक बार फिर से पूरी चर्चा आज देखते हैं। तो सबसे पहले ये कि संविधान सभा की, ये तो हो गया कि क्यों आवश्यकता थी। आगे बात करते हैं कि संविधान सभा की मांग किसने की। तो आपको पता है कि सबसे पहले संविधान सभा के लिए आवाज़ उठाने वाले थे 1922 महात्मा गांधी, सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने 1922 में इस बात की मांग की कि हमारे अपने लोगों की एक सभा हो जो इस बात का निर्णय करे कि हमारे लिए संविधान किस प्रकार का बनेगा। हालांकि भारत स्वतंत्र होगा इस बात की घोषणा भले बाद में हुई, लेकिन इसका आगाह पहले ही हो गया था। जिस प्रकार से विरोध के सुर इतने तगड़े थे कि उनको जाना ही पड़ता, और ये अपना खुद का कॉन्फिडेंस था यहाँ के क्रांतिकारियों का, हम इनको भगा के छोड़ेंगे। तो ये 1922 में ही महात्मा गांधी जी ने। और उसके बाद अगली मांग 1934 में M.N. राय के द्वारा की जाती है। M.N. राय ये एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, उनके द्वारा मांग की जाती है। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी मांग करती है 1935 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इसकी मांग की जाती है। और आगे चल के आप देखेंगे कि 35 के बाद 1935 के बाद इसी बीच एक बार 1928 में 1922 के बाद देख लेते हैं इसको। 1928 में भारतीयों ने संविधान बनाने का स्वतः प्रयास किया था, जो कि विफल रहा। नेहरू रिपोर्ट के नाम से आया। मोतीलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में उसको दिया 1929, लाहौर अधिवेशन 1930 में दिया। हालांकि उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, अस्वीकार कर लिया था। तो फिलहाल इसकी बहुत महत्ता नहीं है, लेकिन एक बार प्रयास किया गया। कभी कभी सवाल बन सकता है ऐसे कि भारतीयों के द्वारा स्वतः संविधान बनाने का प्रयास कब किया गया? 1928 में। हालांकि अब 1900 वो बात पीछे चली गई। अब आगे बढ़ते हैं। 34 में मन राय ने किया और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा बनाने की मांग की गई। संविधान सभा की 1935 में की गई मांग को अगस्त 1940 में एक शर्त के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया कि ठीक है, आपके लिए हम संविधान सभा बनाने की क्या करेंगे, जिक्र करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन उसमें उन्होंने एक बात कह दी कि इसमें ब्रिटिशर ने कही, किसने कही? ब्रिटिश के लोगों ने कही कि इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। अब बात होती है कि मुख्यतः भारतीय होंगे, तो इसका सेंस ये होता है कि भारतीय के अतिरिक्त भी क्या कुछ लोग होंगे। जैसे बात ये कह दी गई कि इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे, तो कुछ मुख्य लोगों को कुछ मुख्य भारतीय लोगों को रख देंगे, बाकी क्या होंगे इसमें ब्रिटिश के लोग रहेंगे। तो फिर तो वही बात है कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रह ही जाएंगे, हमारे हर संविधान में अपना मत देंगे, तो वो अपने हिसाब से उसको बनवाने की या करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस मेन मुद्दा यही था, इसमें यह शब्द जो जोड़ दिया गया कि इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। इस बात को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अगस्त तापर के बीच जो है तालमेल बनता नहीं है और संविधान सभा बनाने का प्रयास यहाँ क्या रहता है, विफल रहता है। तो 1940 में जब यह एक प्रयास विफल होता है, तो फिर से एक बार 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक बार फिर से कोशिश की जाती है भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाने की। तो 1942 जिसे हम कहते हैं क्रिप्स मिशन, कभी कभी पूछता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942 में आया था। अब यहां जो क्रिप्स थे, ये ब्रिटिश संसद में, भारत मंत्रालय में, ये ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। कौन? क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। और इनकी अगुवाई में स्टीफर्ड क्रिप्स, इनका पूरा नाम था स्टीफर्ड क्रिप्स, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, उनके नाम पे आगे लगाया जाता है। तो इनकी अगुवाई में एक बार फिर से एक मिशन भारत भेजा जाता है 1942 में। प्रयास, उद्देश्य क्या रहता है कि भारतीयों के लिए क्या बनाना, संविधान सभा का निर्माण करना। और इसमें एक बात कही जाती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। तो इन्होंने कहा, ये मिशन की मांग थी
कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आपकी इस संविधान सभा को बनाने की मांग को क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। पहली बात तो ये इसमें इस मिशन का जो बिंदुवार था वो पहला ये कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये था कि मुस्लिम लीग ने इन्हें यह कह के नकार दिया, इनको मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत को दो स्वायत्त प्रांतों में बांटा जाए, जिसकी अपनी अपनी क्या हो, संविधान सभा। हालांकि इस बात को लेके थर्ड पॉइंट बना सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सीटों का समझौता नहीं हो पाता है, अर्थात सहमति नहीं बन पाती है, और एक प्रकार से अंततः यह मिशन, जो कि क्रिप्स मिशन के नाम से भारत आया था 1942 में, यह मिशन भी भारत में संविधान सभा के निर्माण करने में असफल रहता है। गांधी जी ने इसके बारे में एक बात कही थी कि गांधी जी, कोई पूछता है कि उपरोक्त कथन गांधी जी ने किस मिशन के बारे में की, तो उन्होंने कहा था कि यह ऐसे बैंक का चेक है, बैंक का चेक है जो पहले से ही, जो बैंक पहले से ही क्या है, दिवालिया है। ये कथन था गांधी जी का क्रिप्स मिशन के बारे में। हालांकि अब क्रिप्स मिशन भी भारत में संविधान सभा को स्थापित करने में असफल रहता है। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव होता है, नया मंत्रिमंडल बनता है और नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली चुने जाते हैं। एटली 1946 में, 45 में विश्व युद्ध समाप्त होता है, 46 में इनकी सरकार बनती है। तो इनकी सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री, सर पैथिक लॉरेंस, एबी एलेक्जेंडर और स्टीफर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त होता है तो ब्रिटेन में चुनाव होता है और उस चुनाव में क्लेमेंट एटली की सरकार बनती है और उनके 3 कैबिनेट मंत्री कौन कौन, सर पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टीफर्ड क्रिप्स, वही क्रिप्स जो अभी 1942 में क्रिप्स मिशन के तहत आ चुके थे। इन तीनों का एक ग्रुप बना के भारत भेजा जाता है। किस लिए भेजा जाता है कि भारत में आप जाके संविधान सभा का क्या कराइए, निर्माण कराइए। ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे, ये तीनों कैबिनेट से थे, इसलिए इस मिशन का नाम क्या रखा गया, इस मिशन का ही नाम कैबिनेट मिशन है। और यह भारत कब आया, यह भारत आया था 23 मार्च 1946 और इसने अपनी बातों को रखा कैबिनेट मिशन और भारतीयों के बीच में। भारत 2-3 प्रमुख पार्टियां से मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
जो भी संविधान सभा की मांग कर रही थी, इनके बीच जब बात चली तो इन्होंने अपने उनकी बातों को सुना और अपनी बातों को रखा। तो इनकी बातें जो इन्होंने स्वीकारा वो इन शर्तों पे स्वीकारा कि पहली शर्त ये थी, पहली शर्त जो ये थी, जो भी इनके कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो मांगे स्वीकार की गई, वो मांग कौन कौन सी मांगों को स्वीकार किया गया वो बात करने जा रहे हैं। इसको कह सकते हैं आप कैबिनेट मिशन 1946। इसमें पहली बात ये कही गई कि कुल सदस्यों की संख्या क्या होगी, कुल सदस्यों की संख्या 389 होंगी। तो बात ये आई कि कुल कितने सदस्य होंगे। पहली चीज तो पॉइंट फर्स्ट कि टोटल 389 मेंबर होंगे। पॉइंट सेकंड कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर, प्रति 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। तीसरी बात कि जो देशी रियासत होंगी, अब यहां आपको एक चीज बताना जरूरी हो गया कि जो 389 सदस्य चुने जाएंगे उसमें से दो प्रकार के प्रांतों से चुने जाएंगे। एक तो 296 सदस्य ऐसी जगह से चुने जाएंगे जहां ब्रिटिश शासन है, और 93 मेंबर देशी रियासत से चुने जाएंगे, मतलब जहां पे राजा रजवाड़ों का शासन है, देशी रियासत। और इसमें भी 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से, मतलब ब्रिटिश भारत क्या आप कहना चाहे तो इसको ये 292 11 जो गवर्नर क्षेत्र कहा जाता है वहां से लिए गए थे। 292 गवर्नर क्षेत्रों से रहेंगे और 4 मुख्य कमिश्नरी से, अर्थात जैसे इस समय अपने यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है उस प्रकार से 4 रहेंगे। तो इन चारों का नाम भी कभी कभी पूछता है कि कौन कौन से वो 4 थे। वो 4 थे दिल्ली, दिल्ली के बाद था आपका अजमेर, मेरवाड़ भी कहा जाए, मेरवाड़। तीसरा था आपका कुर्ग और चौथा था बलूचिस्तान, कुर्ग आपका और चौथा बलूचिस्तान। तो इस प्रकार से कितने मेंबर होने थे, 389 होने थे। तो ये जो देशी रियासतों से 93 मेंबर होने थे, उसके बारे में तीसरा कथन है कि तीसरा कथन जो है वो इनके बारे में है कि देशी रियासतों से सदस्यों को रियासत का प्रमुख नियुक्त करेगा। मतलब बात यहां पे क्लियर होती है कि इन 93 मेंबर्स पर चुनाव नहीं होंगे, ये इलेक्ट नहीं सिलेक्ट किए जाएंगे, इस पे निर्वाचन नहीं होगा, निर्वाचन नहीं होगा। अर्थात ये कैसे चुने गए, अप्रत्यक्ष तौर पे चुने जाएंगे। तो ये क्या किए गए, ये सिलेक्ट किए गए, ये इलेक्ट ना करके ये सिलेक्ट किए गए 93 में। चौथा पॉइंट इसमें ये कि देशी चौथा पॉइंट नहीं बनाते हैं, 3 पॉइंटों में इसमें। तो ये इस हिसाब से कैबिनेट मिशन ने हमारी मांगों को स्वीकारा था। तो बात यहाँ पे आती है कि 389 मेंबर ही क्यों, 400 के पार भी तो हो सकते हैं मेंबर, 389 ही क्यों। तो देखते हैं क्यों 389 ही क्यों। जब भारत
आज़ाद हुआ, या जब इस बात की घोषणा कर दी गई कि 1947 में आज़ाद हो जाएगा, तो उस समय भारत जब भी मैं कहूँगा तो मतलब भारत पाक को मिला के कुल आबादी 40 करोड़ थी। तो आपको पता है कि 40 करोड़ बटे, अभी आपको कैबिनेट मिशन में ये कहा कि एक सदस्य प्रत्येक 10 लाख लोगों को चुना जाएगा। तो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये देखेंगे तो आपका आता है लगभग 400। इसीलिए ये मेंबरों की संख्या अधिकतम 400 होती, जिनमें से 389 पे ही वो बात उनकी बन गई, तो 400 बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। फिर कैबिनेट मिशन के आधार पर अब संविधान सभा बनाने की हमें अनुमति मिल गई है। ये भी डिटरमाइन हो गया कि कितने मेंबर होंगे, क्या प्रारूप होगा, क्या नियमावली होगी। तो इनके लिए फिर चुनाव होता है। चुनाव कब होता है? चुनाव होता है अगस्त 1946 में चुनाव होता है। तो बात यहाँ होती है चुनाव कितने सीट पे होता है, तो चुनाव 296 सीट पे होता है, ना कि 389 पे। इसमें से सिर्फ 296 सीटों पर ही चुनाव होता है। यहाँ सवाल बनता है कि जो चुनाव हुआ था वो कितनी सीटों पे हुआ था। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ सदस्यों का वो कितनी सीटों पर हुआ, तो वो हुआ था 296 सीटों पर। अब जिनमें से 208 सीट आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 सीट मुस्लिम लीग को, और बची हुई 15 सीट जो है अन्य छोटी छोटी पार्टियों को मिली। तो इस प्रकार से कभी कभी सवाल पूछता है इनके चुनाव कैसे चुनाव हुआ इनका, तो अप्रत्यक्ष चुनाव था। कैसा था? अप्रत्यक्ष चुनाव था। ठीक, और एकल संक्रमणी निर्वाचन प्रणाली थी। ठीक, तो अब आपने देखा कि लेकिन जब ये चुनाव होता है अगस्त 1946 में, उस समय जो 93 मेंबर देशी रियासत के थे, ये अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं। ये अभी शांति से बैठे हुए हैं, इनको अभी आवश्यकता समझ में नहीं आ रही है। जब ये नवंबर दिसंबर आएगा तो जब दिसंबर आता है तब इनकी आँख खुलेगी। अभी ये इन्होंने इसमें जरूरी ही नहीं समझा, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमको जाना कहाँ है। अब 9 दिसंबर 1946 को आप देख रहे हैं कि आपकी संविधान सभा बन चुकी है। 389 सदस्य हैं उसमें, जिनमें से 296 सदस्यों पे वोटिंग भी हो चुकी। 208 मुस्लिम, 73 मुस्लिम लीग पार्टी को, 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 15 छोटे छोटे दलों को मिल चुके हैं। अब बात होती है कि इनकी बैठक कब होगी, तो इनकी पहली बैठक जो होती है वह 9 दिसंबर 1946 को होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। 9 दिसंबर 1946 को होती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, अर्थात इसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। तो आपको पता है कि 296 में से यदि आपके 73 सदस्य नहीं आए तो कितने बचे? 223 बचे। 223 बचे। अब इन 223 में से पूछा जाता है कि पहली सभा में, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे। आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि कुल 207 सदस्य उपस्थित थे। कभी कभी पूछता है कितनी महिलाएं थी, तो 9 महिलाएं थी। इसमें से 9 महिलाएं थी। और अगर ऐसे सवाल पूछे कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। लेकिन पहली जब संविधान सभा की बैठक होती है तो उसमें मात्र 9 महिलाएं ही भाग लेती हैं। अब होता क्या है इसमें, ये मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं होता ये कह के
इनकी डिमांड होती है कि अलग पाकिस्तान की मांग, अलग पाकिस्तान बनाने की मांग पे ये जोर देते हैं और इनकी डिमांड होती है कि अलग पाकिस्तान बनाया जाए, हमें उनके साथ जाना है। इसलिए ये 73 के 73 पार्टिसिपेट पहली बैठक में नहीं करते हैं। फिर आगे इस बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और इन्हें इस सभा का क्या बना दिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और इनकी सहायता के लिए दो अन्य, एक वीटी कृष्णामाचारी और एक एच.सी. मुखर्जी को इस सभा का उपाध्यक्ष चुना जाता है। अर्थात पहली सभा में एक अध्यक्ष के साथ साथ दो उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं। और ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, क्यों चुना जाता है? क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ थे और यह कॉन्सेप्ट हमने लिया भी तो है फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस में ऐसा हुआ था, इसलिए वहां से हमने इसको कॉपी कर लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरी बैठक के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 की होती है। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है। 11 दिसंबर 1946। इसकी प्रमुख बात ये कि इस सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इनके साथ हरिश्चंद्र मुखर्जी, जो कि पहली सभा में भी चुने गए थे, एच.सी. मुखर्जी, इनको उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और वी.एन. राव को, वी.एन. राव के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इनका बहुत योगदान रहा है भारत के संविधान निर्माण में, बहुत बड़ा रोल रहा है। ये वी.एन. राव, इनको बनाया जाता है संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है, इनको संवैधानिक सलाहकार। हालांकि एक सवाल यही क्लियर कर दो कि कभी कभी सवाल पूछता है कि वी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं, तो आप जानते रहिएगा कि वी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये मात्र संवैधानिक सलाहकार थे। और यह एक आईसीएस थे। क्या थे? इंडियन सिविल सर्विसेज के तहत ये आईसीएस थे। और इनका बर्मा के भी संविधान निर्माण में बहुत बड़ा रोल है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में पहले भारतीय जज, पहली भारतीय जज कौन थे? वो यही, कोई और नहीं, वेंकट नरसिम्हा राव थे। तो 11 दिसंबर की बैठक में ये महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगली बैठक देखते हैं। अगली बैठक में 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 महत्वपूर्ण है। इसमें पहली बात ये इंपॉर्टेंट है कि पंडित जे.एल. नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताविका प्रस्तुत की। उद्देश्य प्रस्ताविका प्रस्तुत की, जो कि हमारे आधुनिक संविधान का क्या है? प्रमुख स्वरूप है। और इसमें कुल 8 आर्टिकल थे। और इसमें यह बात दर्शाया गया था कि कैसे कैसे संविधान का रोल होगा, क्या उसका नेचर होगा, क्या टेंडेंसी होगी, कैसे उसमें क्या हमारा रोल होगा। इस चीज़ों को इस उद्देश्य प्रस्ताविका में दर्शाया गया था, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक के दौरान प्रस्तुत किया। हालांकि यह
दिसंबर में ये प्रस्तुत करते हैं आगे चल के 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है, यह एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकार हो जाता है। तो ये प्रमुख बात थी आपके तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 की। अब इसी बीच आप 1947 तक पहुंच चुके हैं। आपको पता है कि 1947 में हमें आज़ाद भी होना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस जाना है, और एक बड़ी विडंबना ये कि मुस्लिम लीग साथ ही साथ आवाज़ उठाती रह रही है लगातार कि हमें अलग पाकिस्तान की आवश्यकता है। तो यह विवाद ज़्यादा बढ़ा इस बात को लेके, तो इस विवाद के निपटारे के लिए 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान के अंतर्गत भारत पाक का क्या होता है, विभाजन होता है, भारत पाक विभाजन होता है। अब यहाँ पे आके मुद्दा फंस जाता है कि जब 389 मेंबर चुने गए थे तो वो तो भारत पाकिस्तान दोनों डोमिनेंस के थे। अब बात है कि भारत पाकिस्तान अलग अलग हो रहा है, 3 सदस्यों का क्या होगा। तो स्वेच्छा से इसमें से 90 सदस्य इसमें से 90 मेंबर पाकिस्तान चले जाते हैं। अपनी स्वेच्छा से 90 सदस्य कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं। जिनमें से अगर अलग करके हमें देखना हो तो जो देसी रियासत से जाते हैं सदस्य, 90 में से 23 सदस्य देसी रियासत के होते हैं, 23 सदस्य देसी रियासत के होते हैं, और 67 मेंबर सदस्य जो होते हैं वो ब्रिटिश भारत के होते हैं, जिनमें से एक मुख्य कमिश्नरी का भी शामिल है। जैसे कि आप जानते हैं मुख्य कमिश्नरी 4 थी, अजमेर, मेरवाड़, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान। तो जब विभाजन होता है तो बलूचिस्तान पाकिस्तान चला जाता है। ऐसे में इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 90 आता है। तो भारत से जो संपूर्ण मेंबरों की संख्या थी वो थी 389। जब संविधान सभा कैबिनेट मिशन के तहत बनने का प्रस्ताव मिला था, सहमति मिली थी। हालांकि इसमें से 389 में से 90 सदस्य चले जाते हैं पाकिस्तान, तो यहाँ सदस्यों की संख्या बचती है 299। अब बात 1947 तक हमारे पास पहली चीज तो भारत पाक हो गया, बंटवारा हो गया, साथ ही साथ 389 सदस्यों में से सदस्यों की संख्या घट के अब 299 हो गई। अब हमें जो भी बात करनी है 299 मेंबर पे करनी है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें कि देखते हैं कि 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का गठन होता है। अलग इनसे हमारा क्या लेना देना, हटाओ। और 24 जनवरी 1950 को फिर आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि हमारी अपनी बैठक जो होती है वो 3 बैठकें हो चुकी हैं। अब बैठकों के लेकर एक सवाल होता है कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई। तो आप पढ़ते हैं कि संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई, जबकि संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई। यदि हम 24 जनवरी 1950 की बैठक को भी जोड़ लें, जो कि अंतिम बैठक थी, तो कुल 12 बैठकें हो जाती हैं। संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हो जाती हैं। तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, जिसमें पहला डिसीजन ये लिया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
राष्ट्रपति बना दिया जाता है। बात यह है कि संविधान तो हमारा था नहीं, निर्माण तो, अभी एक चीज बीच में बताना भूल गया, 26, पिछली वीडियो में यही चीज गड़बड़ हो गया था कि 26 नवंबर 1949 की जगह मेरे मुंह से 26 नवंबर 1946 निकल गया था। उस चीज को मैं रिपीट करता हूँ। फिलहाल इसको देखने के बाद आइए यहाँ देख ही लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर 24 जनवरी की बात करते हैं। इसी भी 26 नवंबर 1949 में संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है, अर्थात बनकर तैयार हो जाता है तो लागू। पूछा दो सवाल हो सकता है, बनकर कब तैयार हुआ और लागू कब हुआ। अगर ये दो तरीके के सवाल बनते हैं तो दोनों का उत्तर हमारा सेम होगा कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949, या आंशिक रूप से कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949। अब ये आंशिक और पूर्ण रूप क्या है, तो आपको पता है कि कुछ संविधान के कुछ बिंदु ऐसे थे, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60 और 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, 393। पूछा जाता है कि आंशिक रूप से जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय कुल कितने आर्टिकल अस्तित्व में आए थे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो जवाब में आता है कि कुल 15 आर्टिकल अस्तित्व में आए थे। जबकि एक और ऐड कर लिया जाए 394, जो कि ये बताता है कि कौन कौन से आर्टिकल अस्तित्व में आए थे, तो कुल कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। तो ये अलग अलग विषय का अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इसको दर्शाया गया है। यदि आपसे सवाल करें कि आंशिक रूप से जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय कुल कितने आर्टिकल अस्तित्व में, तो आप कहेंगे 16, चूंकि आर्टिकल 394 भी अस्तित्व में उसी दिन आ गया था। और ये बताता है कि कौन कौन से आर्टिकल अस्तित्व में आए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये थी 26 नवंबर 1900। इसमें अब क्या है कि आप देखते हैं, इसमें मौलिक अधिकार, नागरिकता, 324, आप ये 60, राष्ट्रपति की शपथ, ये चुनाव, 324 चुनाव, 366, 67 और 380 आपका है अंतरिम राष्ट्रपति के बारे में बात कही गई थी। हालांकि जब अब ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, इसे हटा दिया गया। इसी के अंतर्गत जो है, मैंने पहले ही कहा कि 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, लेकिन 24 जनवरी को ही राष्ट्रपति कैसे बना दिए गए, तो इसी आर्टिकल के अंतर्गत बनाए गए। इसमें ये बात कही गई है कि अंतरिम राष्ट्रपति का गठन किया जा सकता है। तो आर्टिकल 380 के तहत 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भारत का बना दिया गया। और ये 94 है, ये बताता है कि कितने आर्टिकल इसमें थे। आगे बढ़ते हैं और अगला बिंदु देखते हैं हम कि 24 जनवरी अंतिम बैठक, 24 जनवरी 1950 ये अंतिम बैठक है। इस बैठक में क्या होता है कि 24 जनवरी 1950 को सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया जाता है। दूसरी बात कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया जाता है आर्टिकल 380 के अंतर्गत। और यदि सवाल पूछे 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत बनाया गया? तो आर्टिकल 380 राष्ट्रगान व राष्ट्र गीत को अपनाया गया और इस प्रकार से संविधान सभा की अंतिम बैठक होता है। आगे हम कुछ चीज़ों को देखते हैं कि कभी कभी सवाल बनता है कि संविधान को जब अपनाया गया पूर्ण रूप से तो कितने मेंबरों ने साइन की थी? 284। कितने मेंबर ने साइन की थी? 284 मेंबर ने साइन की थी। कल किसी बच्चे ने कमेंट किया था वीडियो में कि सब कुछ संविधान के बारे में हो गया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहीं नियम नहीं है। तो बच्चा ऐसा है कि संविधान सभा की प्रारंभिक बैठकों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहीं जिक्र नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उनको हटा के संविधान की कल्पना करना बड़ा कठिन काम है। तो आज इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपने देखा कि संविधान बन भी गया और अब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया जाता है। अब आंशिक शब्द हटा के पूर्ण रूप आ जाता है, पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू होता है कि इसके पीछे की एक कहानी आप जानते हैं। लाहौर अधिवेशन में 1930 में हमने 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की परंपरा को शुरू किया था। तो हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। तो बुद्धिजीवियों का ये कहना था कि अब यह दिन जो है यह खाली नहीं जाना चाहिए, इस दिन भी हमारा कुछ ऐसा हो। तो संविधान का अंतिम रूप जो है कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को दिया गया। और इसमें एक सवाल और बनता है कि सबसे पहले किसने साइन की? तो JL नेहरू ने की। और सबसे अंतिम साइन किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। ओके, तो इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया। कुछ फैक्ट्स हैं, आप जानते रहिए, पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर बता दे रहे हैं। कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए, 114 दिन बहस चली, कुल 12 बैठकें हुई और 15 महिलाएं थी। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी जिनका नाम है बेगम अय्याज रसूल, जिनका नाम है बेगम अय्याज रसूल। एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा संविधान, और संविधान सभा में ये हमने पहले बता दिया कि मुस्लिम कितने थे? 80 थे। सिख कितने थे? 4 थे। एससी कितने थे? 24 थे। एसटी कितने थे? 33 थे। और हिंदू कितने थे? 163। पारसी जो थे 3, आंग्ल भारतीय 3। इन चीज़ों की चर्चा पिछली क्लास में हम लोगों ने कर दिया था। बनने में कितना वक्त लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। तो ऐसी चीज़ों ये आपकी रटे। एक सवाल अच्छा है कि जब संविधान बना हमारा तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची, कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुसूचियाँ, 395 आर्टिकल्स थे। और साथ ही साथ कुल इसको हिंदी में किसने अनुवाद किया? तो बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। इसके साथ ही ये आपके संविधान सभा से संबंधित जो भी छोटी मोटी बातें थी वो समाप्त होती हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, तो देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आप जानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक पुस्तक का नाम था थॉट्स ऑफ द पाकिस्तान, और लिखी कब थी? 1940 में। इनको पता था कि ये बड़े दूरगामी व्यक्ति थे, और एक हिंदू धर्म की पहेलियां, यह भी किसकी रचना है? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ही रचना है। ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, और इनको एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहाँ से चुन के आए? ये बड़ा इंटरेस्टेड मामला है, थोड़ा सा देखते हैं। आपको पता है कि बी आर अम्बेडकर मुंबई से चुनाव लड़े थे, बॉम्बे से, संविधान सभा के लिए, और वो क्या हो गए थे? हार गए थे। उसके बाद फिर वो पहले बॉम्बे से लड़ते हैं, हार जाते हैं। फिर वो कहाँ से लड़ते हैं? आगे चल के वो चुनाव लड़ते हैं आपके बेंगलोर से, चुनाव लड़ते हैं आपके बंगाल से आगे चल के बंगाल से एक स्थान है जिसे हम लोग जैसूर कुलना नामक जगह है, जैसूर कुलना, यहाँ से जीत के आते हैं। लेकिन होता क्या है कि 3 जून 1947 को जब विभाजन होता है तो यह हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, और इस प्रकार से बी आर अम्बेडकर की वो सीट भी खाली हो जाती है। लेकिन उस समय वी एन राव, जो कि भारत के संवैधानिक सलाहकार थे, ये कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का समिति में आना बहुत ही आवश्यक है, बिना उनके इस समिति की कल्पना करना बड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि उन्होंने, वो एक अग्रणी व्यक्ति हैं, चढ़ बढ़कर हिस्सा लेने वालों में से हैं। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस समय बॉम्बे के पीएम को, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बॉम्बे के पीएम जिनका नाम था बीजी खैर, बीजी खैर को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आप जो है अपने यहाँ से, चूंकि वहाँ चुनाव नहीं होना था, आप जानते हैं देशी रियासतों में चुनाव प्रक्रिया नहीं थी, वहाँ प्रमुखों को अधिकार था स्वतः चुन लेने का। तो और दिसंबर 1946 में वो लोग भी अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनना शुरू कर दिए थे। उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने यहाँ से क्या करिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा के लिए मनोनीत करिए। तो उन्होंने एम आर जैकर एक थे, एम आर जैकर इनकी सीट को खाली करा के इनकी जगह पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या करते हैं, संविधान सभा भेजते हैं। तो यहाँ से बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से जीत के गए थे। यदि उसमें मुंबई और बंगाल दोनों दिया है तो आप मुंबई ही चुनेंगे, क्योंकि बंगाल ऑलरेडी 3 जून 1947 को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था। और उसके अलावा यदि बंगाल का जिक्र नहीं किया तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि मुंबई से तो चुन के ही गए। यदि मुंबई न दिया हो और 3-4 ऑप्शन दिए हो तो आप बंगाल को चुन सकते हैं, क्योंकि वो जानना चाहता है एग्जामिनर कि क्या आपको ये बात पता है कि नहीं। एक कमेटी बनती है आगे चल के, बहुत महत्वपूर्ण है। अब धीरे धीरे कमेटियों की तरफ बढ़ते हैं, जिसे पांडु एक कमेटी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी,
ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका नाम पांडुलेखन कमेटी भी था, पांडुलेखन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन कमेटी। हालांकि ये ड्राफ्टिंग क्या था, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे क्या, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। हालांकि जानना जरूरी है कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी क्या। ड्राफ्टिंग का सेंस होता है, इसका मीन्स होता है अरेंज इन ऑर्डर, अर्थात क्रम में सजाना। तो ड्राफ्टिंग या प्रारूप बनाया किसने था, यदि इसकी बात हो, इसको बनाया था BN राव ने बनाया था, जो कि हमारे देश के क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। और ये जो कमेटी बनी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका कार्य था कि जो प्रारूप BN राव ने बनाया है उस पर क्या करना, विचार करना और अपने मत को प्रस्तुत करना। उसके लिए 7 लोगों की एक टीम बनती है, जिसका नाम क्या होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। वह प्रारूप बनाया किसने था, BN राव ने। तो आज का यह वीडियो यही समाप्त होता है। एक प्रमुख कल के वीडियो में आपसे सीधा प्रस्तावना को पढ़ के भाग शुरू होगा, चूंकि अंतरिम मंत्रिमंडल और समितियां इसमें कुछ खास पढ़ाने का विषय है नहीं, इसलिए इसकी चर्चा हम कर भी सकते हैं, लेकिन टाइम टेकन होगा। अगर जरूरी समझेंगे तो समितियों को और अंतरिम मंत्रिमंडल को पढ़ाएंगे, नहीं तो हम सीधा कल से प्रस्तावना की तरफ मूव करते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद। पिछली क्लास में कुछ इससे संबंधित बातें छूट गई थी, तो बताना जरूरी था। और एक बच्चे ने कमेंट कर दिया था कि आपने डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम नहीं लिया, तो BR अम्बेडकर को बताना आज के लेक्चर में जरूरी था, तो ठीक है। जबकि उसने ध्यान नहीं दिया कि पूना पैक्ट वगैरह डॉक्टर BR अम्बेडकर का जिक्र हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना अधिकार है कमेंट करने का। तो आज के लिए इतना ही। कल ये आप लोग को लगेगा तो कमेंट करिएगा कि समितियों को पढ़ाना है या नहीं तो अदरवाइज हम सीधा कल से प्रस्तावना पढ़ा के और हम एक एक भाग को पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।